नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म प्राची मिश्रा ऑफ़िशियल पर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े स्टेप की। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से भारत को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ही विवाद भारत में भी उत्पन्न हुआ था लेकिन उसको शांत कर दिया गया। आखिर मामला क्या हो जाता है, तो भैया चीन ने अपना नया मिलिट्री ऑडिट कोड लागू किया है और इससे वहां की मिलिट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि पीएलए से ज्यादा वहां पर अब मिलिट्री का शासन होगा, मिलिट्री पावरफुल होगी। तो क्या चीन एक मिलिट्री कंट्री बनने वाला है जहां पे भैया मिलिट्री का शासन हो जाता है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे जो इंडो पैसिफिक रीजन है और प्लस जो एशिया वाला क्षेत्र हो जाता है ना, उसमें देखने को मिले। और साथ ही साथ इससे भारत पर क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भारत इससे कैसे जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हो कि यहाँ पर शी जिनपिंग तानाशाह शासक कहे जाते हैं भैया। डेमोक्रेसी नाम की तो ज्यादा चीज नहीं है, तानाशाही चल रही है यहाँ पर। तो चलो आगे आ जाते हैं, ये खबरें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में है कि न्यू मिलिट्री प्रयोग, चाइनाज एक्सप्लोसिव ऑडिट क्रैकडाउन सिंगल, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाल ही में पाया कि इनकी जो मिलिट्री है ना, वहां पर ज्यादातर करप्शन देखने को मिल रहा था, चाहे वो सेल परचेज को लेकर के हो, चाहे वो अलग चीजों को लेकर के हो। इन्होंने बोला कि भैया इसको तुरंत से तुरंत हम करप्शन खत्म करेंगे, राइट। और इसी करप्शन को खत्म करने के लिए मिलिट्री को इतना ज्यादा पावरफुल किया और पूरा सिस्टम ही बदल करके रख दिया। देखो, एक अगर अच्छा तानाशाह हो तो देश को विकास की तरफ लेकर के जाता है, और एक बुरा तानाशाह हो तो देश को गर्त की तरफ लेकर के जाता है। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। चलो, 21 जुलाई 2026 को चीन ने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के लिए मिलिट्री ऑडिट प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। ठीक है, एथिकल होना है भैया आपको। अब देखो, ये सैन्य जो ऑडिटर है इनके लिए आचार संहिता की तरह काम करेगा। ये सिर्फ नियम नहीं है, इस नियम को ये पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी बना दे रहे हैं कि ये नियम मैंने सिर्फ अभी के लिए तुम्हें नहीं बताया है, ये हमेशा रहेगा और आगे आने वाले जितने लोग होंगे वो इस बॉडी को फॉलो करेंगे। यानी कि एक अलग बॉडी ही फॉर्मेट कर दी है इन्होंने। लेकिन पिछले 3 वर्षों में पीएलए और चीन के रक्षा उद्योग में हुए व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के संदर्भ में ये एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकेत देता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य शुद्धिकरण मुहिम अब केवल व्यक्तियों तक नहीं बल्कि संस्थानों तक भी छेड़ दी है, संस्थान भी इसमें शामिल है। इस महीने की अगर मैं शुरुआत की बात करूं, तो बीजिंग ने हमारी जो बायो बिल्डिंग आयोजित एक समारोह था ना, वहां पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक सौंपी है। ठीक है, यहाँ पर वोंग गैंग है, ये पीएलए एयरफोर्स के नए कमांडर बनाए गए हैं, और झांग शंगुआंग ये केंद्रीय सैन्य आयोग इन्हें बनाया गया है। ये डिसिप्लिन इंस्पेक्शन करेंगे यहाँ पर। हालांकि नियुक्तियों से अधिक चर्चा उन अधिकारियों की रही जिन्हें निकाला गया था। आपको अगर याद हो तो पिछले साल की खबरों में और इसी साल की खबरों में ये पाया गया था कि चीन के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स थे जो अमेरिका को डेटा बेच रहे थे, राइट। अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे और चाइनीज ऑफिसर थे। जैसे ही ये शी जिनपिंग को पता चलता है भाई शी जिनपिंग वाला बंदा नहीं है, उसने क्या किया, सबको एक एक करके पकड़ना शुरू किया और हटाना शुरू किया। लेकिन जब वो इसकी तह तक गए तो उन्होंने पाया कि पूरा सिस्टम ही हमारा तो भ्रष्ट हो जाता है। ये एक अच्छे लीडर की पहचान थी कि इन्होंने एक एक करके सबको निकाला। इन्होंने 104 जनरल को निकाले, 47 जो 4 स्टार जनरल होते हैं उनको निकाला। केवल 2025 में 62 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया। पीएलए रॉकेट फोर्स के लगातार चारों कमांडर जो थे को बदल दिया। अब आप सोचो, जून 2026 में 6 और वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करी उन्होंने, और इसके बाद एयरफोर्स और साउदर्न थिएटर कमांड है, इस आपके पॉलिटिकल कमिश्नर को शामिल किया गया। अब ये वही अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी सेना में राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित करने की। ये टॉप कमांडर थे जो इसमें शामिल थे और सबको हटा दिया गया। आपको याद होगा राफेल घोटाला कुछ समय तक इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, लेकिन इस पर क्योंकि रंजन गोगोई उस समय थे, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और बाद में रंजन गोगोई को राज्यसभा की सीट दे दी गई। बहुत ज्यादा अटकलें लगी थी कि ये जो संलिप्तता थी इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन उसका डेटा बाहर नहीं लाया गया और सरकार ने इवन सरकार के पक्ष में आया, इसलिए राज्यसभा की सीट सौंप दी। अब ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि या फिर रियल है, इसको तो हम भी नहीं जान सकते। बट हाँ, कई बार ये संदेह जरूर पैदा करते हैं कि क्या हम इसको उस एक्शन के तौर पर नहीं देख सकते जैसे इन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए। सबसे बड़ा जो घोटाला यहाँ पर चल रहा था वो का घोटाला चल रहा था। अब आप देखो, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला पीएलए में इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, तब ये
विभाग हथियारों की खरीद करता था, उसका आधुनिकीकरण करता था और रक्षा परियोजनाओं का संचालन करता था, तो उसमें 3 अधिकारी थे जो पूरी तरीके से करप्ट पाए गए। जैसे कि इसमें झान, ली शांगफू और शू युकेन, ये हथियार खरीद में बड़ी गड़बड़ी कर रहे थे और साथ ही साथ पैसे को हेर-फेर कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पर राफेल खरीद में की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, सबको भैया 1 मिनट में निकलो। ये होता है जब तानाशाह शासक हमारा अच्छा होता है, तब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है इंडिया को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। इंडिया में भी अगर आपको तानाशाही लानी है तो बेहतर लेकर के आओ ना, जिससे कि हमारा देश प्रोग्रेसिव हो, जिससे कि हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है वो कम हो। चलो, रक्षा उद्योग सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि चीन की प्रमुख रक्षा कंपनियां भी कार्रवाई की चपेट में आई थी और 2026 में इन सारी रक्षा कंपनियों में 30 अधिकारियों को हटाया गया। जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, उसको हटाया गया। चाइना नेशनल न्यूज कॉर्पोरेशन के जो लोग थे उनको भी हटाया गया। यानी कि इन्होंने पूरा सेना का फेरबदल कर दिया है, सफाया कर दिया है और नया कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। अब जब इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है, ये जो नया ऑडिट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? देखो, 10 ऑडिटर जो थे ये वही अधिकारी थे यहाँ पर, जो ये देखते थे कि रक्षा बजट का उपयोग कैसे करना है, ठीक है? ये देखते थे कि हथियार खरीद में पैसा कहाँ खर्च करना है। ये देखते थे परियोजना की तरीके से लागू है, साधनों का वितरण पारदर्शी है या नहीं है। अब जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही लोग स्वयं भ्रष्ट थे। अब अगर वही भ्रष्ट हो जाएंगे तो इसके लिए सेना की निगरानी नहीं होगी, बल्कि निगरानी करने वालों की भी अब निगरानी होगी। ये इन्होंने एक बॉडी फॉर्मेट कर दिया कि ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये मेन टॉप लीड ऑफिसर्स के ऊपर एक और ऑफिसर बैठा दिया ना, सबसे ज्यादा अब पावरफुल हो गई है चाइना में। एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट कोड की प्रमुख विशेषता ये है कि डेली वर्टिकल रेक्टिफिकेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माध्यम है। 3 प्रमुख स्तंभ बनाए गए हैं, एक एब्सोल्यूट पॉलिटिकल लॉयल्टी, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंटनेस और एक डिसिप्लिन कंडक्ट। यानी कि तकनीकी पेशेवर की दक्षता देखी जाएगी, पार्टी और शी जिनपिंग सारी चीजों को देखा जाएगा। स्ट्रगल स्पिरिट पर जोर दिया गया है कि कठिन फैसले लेने से आप लोग ना डरिए। अगर आपको कोई भी मतलब ये होता है, मुझे वाकई ये चीज बहुत बेहतरीन लगी। उन्होंने देखो बोला है कि स्प्रिट स्ट्रगल करो तुम लोग। अगर तुम्हें लगता है कि कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, लो, डरो नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी है, करो, डरो नहीं। तो होगा मैं देखूंगा। ये होता है जब एक लीडर डिक्टेटर है लेकिन वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है। संघर्ष की भावना बनाए रखो। ये भाषा पारंपरिक कम्युनिस्ट और लेनिनवादी राजनीति विचारधारा की झलक देती है। नेगेटिव लिस्ट, कोर्ट में एक विस्तृत नेगेटिव लिस्ट भी दी है इन्होंने। इसमें बताया गया है कि ऑडिटर किन किन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं और इन नियमों को उनके परे कार्यकाल के दौरान लागू रखा जाएगा ताकि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। तो जितने भी पूरे कार्यकाल में रहेंगे वो इन चीजों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते। इनके लिए अब एक बाउंड्री लाइन बना दी गई है। पीएलए की दिशा अब किस ओर जा रही है? तो प्रोफेशनल सोल्जर्स तुलना में पॉलिटिकली रिलायबल ऑफिसर्स को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। झांग शुगांग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपना अधिकांश करियर अनुशासन, भ्रष्टाचार जांच और सैन्य निगरानी के लिए किया है। यानी कि वे युद्ध संचालन के बजाय निगरानी प्रणाली पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमें बेहतर चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि जो निगरानी अच्छा करता हो, इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ा बेहतर हो, हमें वो इंसान चाहिए। पहली बार क्या बदला है यहाँ पर? देखो, पहली बार अनुशासन लागू करने वाले अधिकारी और केंद्रीय सैन्य आयोग में सर्वोच्च नेतृत्व स्तर पर पहुंच, ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि ये अनुशासन पर जोर दे रहे हैं। शुद्धिकरण को स्थायी व्यवस्था बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया हम ये चाहते हैं कि एक बार हमने सिस्टम किया है और दोबारा से भ्रष्टाचार बढ़ जाए, नहीं, हम इस सिस्टम को परमानेंट चाहते हैं। जहां जहां समस्याएं हो रही थी हम उसमें लगातार बदलाव करेंगे, आगे समस्या होगी फिर बदलाव करेंगे, फिर समस्या होगी फिर बदलाव करेंगे, लेकिन तब तक बदलाव करेंगे जब तक हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सेना नहीं हो जाती है। कि हमें दुश्मनों से लड़ना है, हमारे लिए दुश्मन दूसरा देश है। अगर अपने ही देश में दुश्मन बैठ जाएंगे तो हम दुश्मन से कैसे लड़ पाएंगे? सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है जैसे कि भारत देश अपने ही देश के दुश्मन बने हुए हैं यार। हम लोग, हम अपने देश के लिए कुछ करते ही नहीं है। और चाइना, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई देखो हमें क्या करना है, हमें दूसरे देश से लड़ना है, इसलिए तुम लोगों का साथ होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। दिस इज कॉल्ड दी ग्रेट लीडर। और एक ये लीडरशिप, जब लीडर बेहतर होता है ना देश का, सारी चीजें बेहतरीन। इसीलिए अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को केवल छापेमारी तक सीमित नहीं रख रहे हैं, वो संस्थागत बना रहे हैं। 2025 में प्रोफेशनल एथिकल्स गाइडलाइन लाई, मिलिट्री इक्विपमेंट कंडक्ट नॉर्म्स लेकर के आए गए और धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। लेकिन जब हम इतना ज्यादा यहाँ की को पावरफुल कर देंगे तो यहाँ यहाँ की जो
आर्मी है क्या हमारी कमज़ोर हो जाएगी? पी पीएलए हमारी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? तो इस पर भी विशेषज्ञ ने एक बात कि देखो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हथियारों का उत्पादन लगातार जारी है, रक्षा खरीद प्रक्रिया बढ़ रही है। ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर और जापान के आसपास सैन्य अभ्यास लगातार जारी हैं। अनुभवी सैन्य अधिकारियों को उच्च पद दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि चीन अभी भी पेशेवर सैन्य क्षमता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है कि चीन का आधिपत्य है क्योंकि हमें ताइवान चाहिए, हमें अपना जो दक्षिणी सागर उस पर कब्जा चाहिए, हमें जापान को टैकल करके रखना है और इंडिया को भी हमें क्या करना है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपना आधिपत्य बनाना है। तो इसलिए ये लगातार सेना भी बढ़ा रहे हैं, रक्षा खरीद भी कर रहे हैं और भारत के लिए कोई अच्छी चीज साइन नहीं है, ये भारत के लिए तो बुरा ही साइन है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लगातार हो रही कार्रवाई में कुछ गंभीर चुनौतियां सामने आ रही है, जैसे कि वरिष्ठ नेतृत्व की असहजता, सैनिकों का जो मनोबल है वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ निर्णय लेने में चाहट आ रही है, पहल करने पर करियर जोखिम बढ़ता है और अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण यहाँ पर हो जा रहा है, जिससे कि चीजें देखने को मिल रही हैं। इसका कहना है अगर तुम्हारा अभ्रष्ट एक तरीके से वो है व्यक्तित्व, तो तुम हमारे लिए ओपन है और तुम्हारे लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र पूरा खुला पड़ा है। इसमें तुम जैसे चाहो वैसे जो काम चाहो वो कर सकते हो। को हमें कब जाना है तो हमें हमारे यहाँ के लोगों में थोड़ी-सी डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा-सा अन्न भ्रष्ट होने चाहिए कि मान लो तुमने हमारा डेटा जाकर के कहीं किसी को बेच ही दिया, जैसे तुम अमेरिका में कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए वो अभी से प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल प्राची मिश्रा करंट अफेयर ऑफिशियल के नाम से हो जाता है। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच। डेली मेरी क्लासेस अपलोड होती हैं। एक शाम को हमारी 8 बजे होती है, कभी-कभी ये क्लास 6 बजे भी हो जाती है। एक सुबह 9 एएम पे होती है और एक 1 बजे मेरी क्लास होती है। 1 एएम पे, 1 पीएम 1 पीएम पे एक मेरी क्लास होती है और शायद ये 1 वाली हम क्लास लाइव भी ले सकते हैं। तो इस पर हम लोग करेंगे कि क्या सारी चीज़ें, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर